हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज रामबाण सीरीज का ये 8th लेक्चर है। टॉप मोस्ट MCQ PYQ बेस्ड जो है और मॉडल टेस्ट पेपर बेस्ड है दोस्तों, यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। जो भी दोस्त नए हैं वो प्लीज़ पीछे वाले सारे वीडियोज़ को रेफर करें। और भी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस और GA। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एन एरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्टेज विच प्रोड्यूसेज बायोगैस इज नोन एज मीथेन, प्रोपेन, ईथेन या फिर ब्यूटेन। तो दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन CH4 प्लस CO2। तो ये दोस्तों आंसर क्या होगा? मीथेन। अच्छा, एरोबिक और एनारोबिक समझने दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है। एरोबिक मतलब होता है डिकम्पोजिशन मतलब सड़ना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक क्या होता है दोस्तों? एनएरोबिक क्या होता है? सड़ना इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ये दोनों में अंतर है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। डैश इज पॉल्यूशन फ्री एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सबों में से कौन सा पॉल्यूशन फ्री है और चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है? बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोफ्यूल्स एंड बायोगैस। तो यहाँ पे दोस्तों चीप सोर्स की बात की जा रही है, चीप सोर्स की बात की जा रही है और फ्री बात की जा रही है। न्यूक्लियर महंगा पड़ता है, ये नहीं होगा। बायोमास दोस्तों फ्री है मगर चीप नहीं है। इसको भी दोस्तों थोड़ा टाइम और मेहनत लगता है इसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए। बायोगैस में भी सेम ही चीज़ है दोस्तों। मगर बायोफ्यूल्स जो है, बायोफ्यूल्स जिसे कहते हैं, जैसे लकड़ी हो गया या सीधा जो जल जाए, गोबर हो गया, तो ये सब दोस्तों चीप भी है और फ्री भी है। चीप एंड फ्री भी है, पॉल्यूशन फ्री। बायोफ्यूल्स का मतलब दोस्तों एक्चुअली वो होता है जिसके कंबंशन के बाद ओनली वाटर वेपर ही ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो बायोफ्यूल्स में आएंगे वो नेचुरल गैस और जो कि हमारे मतलब कि इथेनॉल जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आएंगे इस कैटेगरी में। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फ्यूल इज द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। डैश फ्यूल्स इज द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। इन सबों में से कौन सा जो हमारा फ्यूल है वो फ्यूचरिस्टिक है, मतलब फ्यूचर में मैक्सिमम यूज होगा वो दोस्तों। हम लोग जान भी रहे हैं, अभी आपने सुना भी होगा कि फर्स्ट ट्रेन अजमेर जो कि राजस्थान में है दोस्तों, वहाँ पे टेस्टिंग हुई है हाइड्रोजन से चलने वाले पहले इंजन का। तो दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल एंड विल बी यूज्ड बाय ह्यूमन काइंड इन द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेज अबाउट डैश किलो जूल्स ऑफ मोल्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों ये इस टर्म को आप समझ लें। मोल क्या होता है दोस्तों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम लोग यूनिट पकड़ते हैं उसका, या मोल में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो किलो जूल इज द एनर्जी। 1000 जूल मतलब किलो जूल हुआ पर मोल। कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल अगर लेते हैं तो कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो वही दोस्तों बोला जा रहा है कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो कितना किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये दोस्तों बेसिक टाइप ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखिए दोस्तों। 284 किलो जूल प्रोड्यूस करता है दोस्तों। 284 किलो जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। LED स्टैंड्स फॉर। ये बहुत ट्रेंड में भी है, हर जगह CFL लाइट्स आर रिप्लेस्ड बाय LED लाइट्स। LED दोस्तों अब ट्रेन के इंजनों में, ट्रेन का भी जो लाइट है वो लाइटिंग सिस्टम LED में कन्वर्ट हो चुका है मैक्सिमम। तो दोस्तों LED का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे वो समझ रहे होंगे कि LED इज नॉट बेसिकली एनी टाइप ऑफ बल्ब, इट इज ए डायोड। ये दोस्तों एक डायोड है, यहाँ पे PN जंक्शन होते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर का एक जंक्शन होता है। उस जंक्शन में इलेक्ट्रॉन होल का एक्सचेंज से ही फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि लाइट की तरह दिखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। इकोसिस्टम जो टर्म है वो किनके द्वारा दिया गया था? डिफरेंट साइंटिस्ट नेम्स आर गिवन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये आप करेक्ट कर लें। उत्पैरी, ये है अर्नेस्ट हैकल, ये है सर आर्थर
टेंसले और ये है सुक्चे। तो दोस्तों जो इकोसिस्टम टर्म दिया गया था वो सर आर्थर टेंसले के द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम दोस्तों यहाँ बहुत कन्फ्यूजिंग है, आगे और एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे अलग टर्म की बात की गई है, कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना है, फैक्चुअल है। इकोसिस्टम टर्म दिया गया था सर आर्थर टेंसले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, द वर्ड इकोलॉजी, देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है मगर यहाँ डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ इकोलॉजी की बात की जा रही है, वहाँ इकोसिस्टम की बात की जा रही थी। तो दो टर्म जो इकोलॉजी है वो किनके द्वारा कॉइन किया गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, आर्थर टेंसले, अर्नेस्ट हैकेल, पेरी एंड सुक्चे। तो दोस्तों यहाँ पे इको सिस्टम तो आर्थर टेंसले के द्वारा दिया गया था मगर इकोलॉजी जो है वो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया है दोस्तों। इकोलॉजी जो है दोस्तों टर्म वो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज। एक इकोसिस्टम है मान लें, वहाँ पे दोस्तों पेड़ हैं, कुछ घास खाने वाले जानवर हैं, कुछ मांस खाने वाले छोटे जानवर हैं, कुछ मांस खाने वाले बड़े जानवर हैं। तो ये घास खाएगा, ये कहलाएगा घास। तो दोस्तों आपका ऑटोट्रॉपिक है, ये खुद से अपना खाना बनाता है। ये जो जानवर है जो घास खाता है ये खुद से नहीं बनाता, ये घास को खाता है। ये जो छोटा कार्निवोर है जो मांस खाता है वो इसको खाएगा, और जो बड़ा कार्निवोर है वो छोटे कार्निवोर को खाएगा। यहाँ पे खाने का तो फ्लो हो ही रहा है, साथ में एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है दोस्तों। मगर एनर्जी का फ्लो जो है दोस्तों वो इसमें पूछा जा रहा है कि ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, एनी डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शनल। तो एनर्जी का फ्लो दोस्तों हमेशा याद रखें कि एनर्जी का फ्लो हमेशा ही यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा, एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए दोस्तों ये हमारा सन है, सन से एनर्जी किसने लिया, प्लांट ने। प्लांट अपना खाना खुद बनाया जो कि ये ऑटोट्रॉप है। प्लांट क्या है दोस्तों, ऑटोट्रॉप। मैं इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ दोस्तों, आगे की क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड है और ये आगे भी आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा। और ये क्या है दोस्तों, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जिसे कहते हैं, जो कि घास खा रहा है। ये क्या है दोस्तों, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि छोटा कार्निवोर है और ये छोटे जंतुओं को खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कार्निवोर है। और ये है टर्सरी कंज्यूमर, जैसे कि बाघ, शेर, टर्सरी कंज्यूमर जो कि छोटे कार्निवोर को ही खा जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है सन से प्लांट में गया, प्लांट से इसमें गया प्राइमरी में, सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी से टर्सरी में गया। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा दोस्तों क्या है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो क्या है दोस्तों, यूनिडायरेक्शनल है। सन टू प्लांट, प्लांट टू प्राइमरी प्रोड्यूसर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्सरी कंज्यूमर, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी का फ्लो हमेशा इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द अपर पार्ट ऑफ एन एक्वेटिक सिस्टम इकोसिस्टम कंटेन्स। एक्वेटिक सिस्टम क्या होता है, जो तालाब है, मान लीजिए तालाब है, इसमें पानी है भरा हुआ। अब इसका अपर पार्ट, सरफेस जो है, इस पे क्या रहता है, यहाँ पे क्या रहते हैं ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे कौन से जंतु अपना घर बनाते हैं, डेरा डालते हैं। तो दोस्तों आपने देखा भी होगा कोई सा तालाब जो पुराना तालाब है वहाँ बहुत दिन से पानी जमा हुआ है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो पानी पे कुछ फतिंगे, मतलब पतले से मकड़ी टाइप के चीज ऐसे ऐसे दौड़ते रहेंगे, यहाँ से वहाँ दौड़ते रहेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं हम लोग प्लैंकटन। ये एक तरह के जीव हैं जो कि सरफेस पे पाए जाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के सरफेस पे पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, प्लैंकटन। इसमें भी दो टाइप होता है दोस्तों, वो डिस्कस मैं कर देता हूँ। इसमें होता है जू प्लैंकटन और एक होता है फाइटोप्लैंकटन। जू प्लैंकटन वो होता है जो खुद से खाना नहीं बनाता है, जानवर की कैटेगरी में आता है। फाइटोप्लैंकटन कहीं ना कहीं प्लांट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करने में एलिजिबल है, कर सकता है फोटोसिंथेसिस दोस्तों। तो आगे देखें दोस्तों, द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। वो रीजन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अर्थ का वो रीजन क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। मान लीजिए ये अर्थ है, ये इसका समुद्र या पानी वाला पार्ट, ये इसका एटमॉस्फेयर हो गया, और अंदर इसका जैसे कि ये लिथोस्फीयर हो गया। तो क्या कोई भी जीव या तो सिर्फ एयर लेके रह सकता है, या सिर्फ पानी, या सिर्फ मिट्टी? नहीं, जब भी किसी जीव को निवास करना पड़ेगा तो उसे तीनों का समागम चाहिए। इट नीड्स ऑल द थ्री, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर टू बी कंबाइंड फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ। क्योंकि उसे पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो वो दोस्तों जहाँ पे तीनों चीज़ मिलते हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये देखिए मैं पीला से इसको कर देता हूँ, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको बायोस्फेयर। याद रखें दोस्तों, बायोस्फेयर, इसका डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया। आंसर क्या होगा, बायोस्फेयर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इन द बायोस्फेयर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम। आप बताएं दोस्तों, ये बहुत ईजी है, मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया है। एनर्जी कहाँ से रिसीव हो रहा था दोस्तों, मैंने बताया था ना, सन, प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, एनर्जी ऐसे फ्लो हो रहा था सन से। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। बायोस्फीयर में एनर्जी सन से रिसीव होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, द इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। इकोसिस्टम जो है दोस्तों किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है? तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या है ऑप्शन, बायोस्फीयर,
लिथोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। आप एक बात जान लें, बायोस्फेयर तो वो हो गया जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, मगर लाइफ जहाँ एग्जिस्ट करती है वहाँ एक इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों? वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज अपने नीश में रहते हैं। नीश का मतलब उसके रहने के लिए जो इन्वायरमेंट उसके मतलब कि उसके फेवर में हो कह सकते हैं, या फिर उसके एग्जिस्टेंस के लिए फेवरेबल जो इन्वायरमेंट है उसको उसका नीश कहा जाता है दोस्तों। इन्वायरमेंट का एक टर्म याद रखें। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर है, उसमें छोटे छोटे 5 जू हैं, 5 जू में अलग अलग प्रजाति के जानवर रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? छोटा इकोसिस्टम। एक बायोस्फीयर में बहुत सारे इकोसिस्टम रह सकते हैं जहाँ अलग अलग स्पेसीज अपने नीश में प्रवास करते हैं, रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंसेज, लिविंग बीइंग्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इकोलॉजी एक साइंस है जो कि इकोसिस्टम को डिफाइन करता है। इकोसिस्टम के साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों? इकोलॉजी। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट भी है, लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है, लिविंग बीइंग्स भी है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, इन्वर्टेड, अपराइट और इन्वर्टेड एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप बताएं। अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों है वही चीज़, मगर ये थोड़ा सा अलग टाइप से आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये देखिए दोस्तों, ये पिरामिड है। ये क्या है? पिरामिड, एनर्जी का पिरामिड है। अगर दोस्तों इसमें टॉप पे क्या आएगा, ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी का फ्लो जो है दोस्तों सन से प्राइमरी जो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर तक जाता है। तो एनर्जी का लेवल यहाँ पे कम होता है और यहाँ ज़्यादा होता है दोस्तों। तो एनर्जी ऐसे बढ़ती है, पिरामिड जो है बेस उसका इस टाइप से बढ़ता है, ऊपर कम होता है एनर्जी, नीचे जाते जाते एनर्जी बढ़ता है। क्योंकि एक मान लीजिए, आप सीधा समझिए कि एक ग्रास, मान लीजिए मान लीजिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मटन खाते हैं, तो सन से क्या है, घास एनर्जी लेता है। उसमें मान लीजिए सन से ग्रास में 5 जूल का एनर्जी आया। अब बकरा जो है वो घास को खा गया, ये बकरा है मान लीजिए, ये क्या किया, घास को खा गया। ये घास इतना क्वांटिटी में खाया कि इसके अंदर 50 जूल का एनर्जी आ गया। इस बकरे को आप खा गए, इस बकरे को आप खा गए, आप जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं। अब इस बकरे को जो कि आप खाए, ये पर यूनिट एनर्जी था 5 जूल। इस बकरे का जो मटन है सो पर यूनिट एनर्जी है 50 जूल। आप इसका 10 यूनिट खा गए तो आपके अंदर एनर्जी आ गया 500 जूल। तो एनर्जी जो है दोस्तों, जब इस साइड हम बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे, तो एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। इसका बेस जो है देखिए दोस्तों बढ़ रहा है, बेस जो है पिरामिड का बढ़ रहा है। तो इसलिए पिरामिड सीधा खड़ा है, सीधा। अगर इन्वर्टेड होगा तो पिरामिड ऐसे खड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का पिरामिड क्या होता है दोस्तों, याद रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा चैनल को शेयर करें, शेयर कीजिएगा तो ये चैनल आगे बढ़ेगा दोस्तों, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ये आप ही का चैनल है दोस्तों, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।